बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने एक स्केच पढ़ाया था आप लोगों को कि एओपी जो है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सॉरी मेरा एओपी से मुराद ये थी एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट फॉर प्रॉफिट वाली जो है वो लिमिटेड कंपनी का स्टेटस एंजॉय करती है। लाइसेंस लेना पड़ता है, हाँ लाइसेंस का ख्याल भी रखना पड़ता है, नहीं रखेंगे तो रिवोक हो जाएगा, रिवोक हो गए तो क्या कॉन्सिक्वेंस आएंगे, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हाँ, रीजंस ऑफ रेवोकेशन वो डिस्कस नहीं किए थे। और मैंने ये कहा था कि एक दफ़ा आप घर से ज़रा रीडिंग करके आइएगा ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो गई हो आपकी, तो मेरे लिए समझाना आसान हो जाएंगी चीज़ें। ऐसे ही था, तो आप लोगों ने रीडिंग की है, चलो बेहतरीन है। बस अब ठीक है, जल्दी से एक दफ़ा रीडिंग करते हैं। आप लोगों को पहले कोई प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक से। ओके। People working for the useful object of the society sometime need protection of limited liability for such work. जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको sometime कंपनी का स्टेटस चाहिए। Companies Act allow the registration of the so अगर वो certain requirement पूरी कर दे SECP की तो स्टेटस मिल जाएगा। Criteria for license where it is proved to the satisfaction of the commission that an association is to be formed as a limited liability and meets the following criteria, the commission may। कमीशन वो आपकी अथॉरिटी है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, एसएसीपी में आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। तो कमीशन क्या करेगी, आपको लाइसेंस इशू करेगी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जो कि मैंने बताया कि 3 साल का होता है, आपका रिन्यूएबल होता है। ठीक हो गया। परमिट द एसोसिएशन टू बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इजाजत दे दी कि भाई अपने आप को लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर। और मजे की बात यह है कि जिस तरह बाय डिफॉल्ट अगर आपको याद हो तो नेम के साथ, नेम ऑफ द कंपनी के साथ वर्ड लगते थे, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड। इस केस में लिमिटेड लगना चाहिए था, बट उसने कहा विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड और एक्सप्रेशन गारंटी लिमिटेड टू इट्स नेम। नाम के साथ ये लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको एक्सेप्शन हासिल है, बाकी सब ने अपने नाम के साथ बाय डिफॉल्ट लिमिटेड लिखना है। ये लिख भी सकते हैं, इजाजत है बिल्कुल, लेकिन अगर वो ना शो करना चाहे कि हम कंपनी का स्टेटस रखते हैं तो ना लिखें। बात समझ आ रही है? कमीशन से मुराद जी एसएसीपी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आगे चलो जी। फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, अच्छा क्या रीजन होते हैं फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। जो हमारे टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर नंबर 3 होता है, चैप्टर नंबर आपका 8 और चैप्टर नंबर 12। बाकी चैप्टर्स जो हैं बीच में वो बहुत आसान आसान चैप्टर हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक डायरेक्टर का है, एक आप ये पढ़ रहे हो, एक डायरेक्टर का है, एक आपके मीटिंग्स का है, और एक आखिर में वाइंडिंग अप का है। चलो जी आगे आता हूं वापस। सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई द कंपनीज प्रॉफिट एंड अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, अपने कॉज के लिए पैसा लगाएंगे एंड खबरदार पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द कंपनीज मेंबर एंड such companies object and activities are not and shall not at any time be against the laws, public orders, security, sovereignty and national interest of Pakistan। अगर आप गौर करो ना तो असल में शर्त ये हैं, ये तो उसने बताया कि किस मकसद के लिए, ये असल शर्त है। इसलिए देखो हर एक के साथ एंड का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है कि ये सारी शराइत का पूरा होना जरूरी है। अगर एक भी मिस हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिस्ट्रीब्यूट करने रहे हो, आप बेशक अपने ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो, तो साथ ही कंडीशन क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। क्या बात समझ आ गई? कंडीशन एंड रेगुलेशन, द लाइसेंस में बी ग्रांटेड ऑन सच कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन एज द कमीशन थिंक्स फिट एंड दोज कंडीशन शैल बी इंसर्टेड इन एंड डीम्ड पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल और इन वन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको मेरा स्केच याद हो तो मैंने कहा था ये जितनी शराइत होंगी या तो एमओए में डाल लें या एओए में डाल लें या फिर दोनों में डाल लें। तो यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये भी आगे चलिए फिर। फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ना भी नहीं चाहता तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आपकी बुक में इसका रेफरेंस है? जो पढ़ के आए हैं वो बताएं जरा। नहीं है ना, तो इसको स्किप कर है। हाँ चल लिखा हुआ है, चलो मैं पढ़ देता हूँ फिर ताकि आप परेशान ना हो जाओ। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन licensed as above shall be in accordance with the form set out in table F in the first schedule and approved by the commission। बेटे मैं बात बताता हूँ, MOA और AOA ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के मुताबिक बन रहे होते हैं, डिफाइंड पैटर्न जो कि टेबल्स में डिफाइंड है। उसमें फर्स्ट स्केड्यूल के टेबल्स में, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा अगर
स्किप करके थोड़ा सा एक जगह पे लेके चलता हूं, चैप्टर नंबर 2 में। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको जरा समझ आए कि ये बात याद करने वाली बात नहीं है। ये देखो, मैं आपके लिए ये देखो जरा, मैं एक चीज लेके आता हूं। होना क्या था, हर एक ने अपनी मर्जी का मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना था ना, तो एक पैटर्न डिफाइन कर दिया गया कि भाई तुम कौन सी वाली कंपनी हो, चूज करो। जो कंपनी हो तो तुम्हारा मेमोरेंडम और आर्टिकल किस टेबल के मुताबिक बनेगा। तो डिफाइन कर दिए स्केचेस। क्या मेरी बात समझ आई? जैसा अब तुम्हारी कंपनी है, सपोज मैं कहता हूं तुम्हारी कंपनी है सेक्शन 42 वाली, तो किसके मुताबिक बना रहे होगे? टेबल एफ के मुताबिक। और ये टेबल, जज़ाकल्लाह, ये टेबल्स किसके हैं भला? स्केजुअल, सॉरी फर्स्ट स्केजुअल के, बड़े पॉपुलर स्केजुअल है ये, एक ही पहला स्केजुअल, तो ये उसका टेबल है। क्या बात समझ आ गई? ये देखो फर्स्ट स्केजुअल के टेबल। तो अब मैं वापस जा रहा हूं, क्या क्लियर हुई बात? इसका मतलब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जब भी बनेंगे हम देखेंगे हमारी कंपनी किस स्टेटस में है। क्या हम लिमिटेड बाय शेयर हैं, क्या हम कोई और कंपनी है। जो स्टेटस में हम होंगे उसका मेमोरेंडम का डिजाइन, स्केच, क्या लिखना है, क्या होना चाहिए, वो सब वहां पे मौजूद है। हमें इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ आ गई? अब वापस आ जाता हूं जी। अब ये हमारे चैप्टर 2 में आएगा जी, जहां पे हम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। मैं वैसे अच्छा एक बात और बता दूं, जब आप इसको याद कर रहे होगे इसी आर्टिकल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को, तो ये जो मैंने अब ये जो लाइनें होती हैं इस तरह की, ये याद करके लिखने की जरूरत नहीं होती। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ऐसी बातें लिखो जो कभी आपको समझ ही नहीं आती कि वो हैं क्या, या आपने कभी प्रैक्टिकली देखी नहीं टेप। तो ये लाइंस की कोई औकात नहीं है, ना ही कभी एग्जामिनर पूछेगा ऐसी बात। Clear? Privileges and obligation. The association on registration as above shall enjoy all the privileges and subject to all the obligation of a, वही सारे फायदे, वही सारे लायबिलिटीज जो एक लिमिटेड कंपनी को हासिल हैं, वो इस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को हासिल होंगी, लेकिन नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड नहीं आएगा। मैं रीजंस अभी नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट आता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप हैंगी बैंगी कर रहे हो, आप कंडीशंस मीट नहीं कर रहे, और याद रखना 3 साल बाद तो रिन्यूअल होता है, ये तो मैंने समझा दिया, तो उसके बाद दोबारा है कि इन्वेस्टिगेशन होती है कि आप उस तरह काम कर रहे हो, आप लाइसेंस की कंडीशन मीट कर रहे हो नहीं कर रहे। 3 साल के दौरान भी आप पे नजर रखी जाती है कि क्या आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हो जो अगेंस्ट द रेगुलेशंस हैं, आपके ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो हाउएवर बिफोर अ लाइसेंस इज सो रिवोक्ड, कि आपका लाइसेंस रिवोक किया जाए, द कमीशन शैल गिव टू द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग। नोटिस कौन सा होगा? शो कॉज नोटिस इन राइटिंग ऑफ इट्स इंटेंशन टू डू सो, कि भाई मैं इंटेंशन रखता हूं कि तेरा नोटिस, तेरा लाइसेंस क्या कर दूं? रिवोक कर दूं। एंड शैल अफोर्ड द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उसे दलाइल देने का मौका दिया जाए। मैंने याद है आपको समझाया था समझाते हुए कि वो यूं कहते हैं कि भाई हम आपके खिलाफ ये एक्शन लेना चाहते हैं, बताओ हम आपके खिलाफ ये एक्शन क्यों ना लें, आप रीजन दो, दलाइल दो अपने हक में। अगर आपके दलाइल ठीक लगे तो मैं अपना शोकाज विड्रॉ कर लूंगा, लेकिन अगर दलाइल हक में ठीक ना लगे या तुमने जवाब ना दिया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो दोनों केसेस में मैं तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर जारी करूंगा। ऑर्डर रिवर्ट नहीं होता, फिर आपको कोर्ट में जाकर स्टे लेना पड़ता है अगर लेना, तो उससे पहले उसका कोई हल और नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? अभी रिसेंटली कल मेरा एक क्लाइंट आया, उसने क्या किया हुआ था, उसने शोकाज दिया, एफबीआर वाले ने, सेल टैक्स वालों ने, उसने एग्जामिन नहीं की, वो उसको पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा रिमाइंडर दिया, नहीं बात है, चौथी दफा वो उन्होंने हाथ में भी देके भिजवाया कि जा इसको देखे आ, कहता निकल जा यहां से, मैं नहीं लेना। तो 10,000 की उस वक्त पेनल्टी बढ़ रही थी, ठीक है, मतलब जो नॉन कंप्लायंस थी उसकी, तो नहीं किया सरकार ने, बदतमीजी कर दी, 2.5 लाख रुपए की ऑर्डर जारी हुआ। अब 2.5 लाख रुपए का ऑर्डर है और साथ में रेफरेंसेस हैं सारे खतों के जो उन्होंने पहले इशू किए, और इसने बदतमीजी की, उन्होंने ये भी लिखा इसने रेजिस्ट किया नोटिस देने से। नया दे अब 2.5 लाख, अब पहले 2.5 दे फिर अगली बात करेंगे ना, क्योंकि ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर के खिलाफ स्टे ही मिल सकता है और तो कुछ नहीं मिल सकता, स्टे लेने जाएंगे तब भी मसला है, तब उधर फीसेस देंगे हम। तो इस तरह भी कई दफा होता है, अगर आप शो कॉज को रिजेक्ट करो या फिर रिफ्यूज करो। तो कल मुझे चूंकि एकदम अचानक याद आ गया, कल एक रिफ्यूजल आया हुआ था, तो उसको 10,000 की बजाय अब 2.5 लाख रुपया देना पड़ना। चलो आगे चलते हैं। और ये बात नहीं है, मरवाने वाला उसको वकील था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमेशा, कोई बात नहीं।
सो वकील बहुत गंदा, मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन कुछ वकील बहुत बुरा काम करते हैं, इतना बुरा कि क्लाइंट का गला दबवा देते हैं डिपार्टमेंट से, इतना बुरा काम करते हैं। और क्लाइंट को भी तब समझ आती है, वैसे क्लाइंट के साथ भी कई दफ़ा अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्लाइंट को जब हमारी फीसिस और वकील की फ़ीस मिलती है ना, अब वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो काम हम 10,000 में करते हैं ना, वकील 500 रुपये में करता है। अब देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन इट। अगर मैं चाहूँ मैं थोड़ा सा गिर जाऊँ तो कितना को गिरूँ, इतना तो कभी नहीं गिरने वाला। ठीक है कि 2,000 में 3,000 में, मतलब हमें रिसेंटली एक कोर्ट की, मेरे एक पार्टनर ने, उसने मेरे हालत 10 या 11,000 कोर्ट की होगी, तो वकील ने बोला कि 3,000 में कर दो, 3,000 में, उसमें से 1,000 फीस है लीगल। बंदा का मेरा दोस्त कहता जा जो करना कर, बात समझाना चाह रहा हूँ, इतना डिफरेंस होता है। फिर जब वो वकील देखते ना कि यार मैंने काम ज़्यादा पकड़ लिया है और वैल्यू कम है, या जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो कम है, फिर वो काम से जान छुड़ाता है, और वहां पे आके क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, ये मसला होता है। वरना वकील इतना बुरा नहीं होता, वो सिर्फ काम से जब जान छुड़ाता है ना। मतलब मेरा एक दोस्त है, मैं उनसे मिला एक दफ़ा, बिजनेस है उनका अच्छा खासा, तगड़ा बंदा है। मैंने उससे पूछा कि हाँ तेरा कौन संभाल रहा है, कहता वो एक दोस्त होता था वो संभाल रहा है, वो आजकल वकालत कर ली भी है, ये वो बुला बुला। मैं कहा अच्छा, मैं कहा बच के नहीं, बड़ी अजीब सा। मैंने उसका पोर्टल चेक किया, पिछले 2 महीने की सेल टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं हुई भी, और मैं कहता ये तो रिटर्न नहीं फाइल नहीं हुई। तो कहता अच्छा कह दूंगा उसे कर देगा। अब वो उससे, मैंने कहा कितने पैसे देता है उसको, कहता पैसे देते ही नहीं उसको, वो 3-4 महीने बाद आता है, मेरी कोई चीज़ मैं उसको गिफ्ट के तौर पे दे देता हूँ, वो बस लेके चला जाता है। मैं कहा फिर काम भी वो उसी तरह कर रहा है, जिस दिन गिफ्ट मिलता होगा उस दिन एक आधी रिटर्न फाइल कर देता होगा, बाकी पड़ी हुई है। सो ऐसा होता है समटाइम्स। पैसे, क्लाइंट भी कई दफ़ा बदतमीजी कर रहा होता है, पैसे नहीं दे रहा होता उसको। अच्छा जी चलो, ये बात क्लियर होगी, आगे चलो। अच्छा, requirements on revocation. On revocation of license of not-for-profit company by the commission, the company shall stop all its activities except the recovery of money owed to it, if any. अगर कुछ रिसीवेबल है तो वो रिकवर कर लें, अदरवाइज एक्टिविटी सारी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। एंड आखिर में फिर वर्ड लिखा हुआ है, अच्छा इसके आखिर में लिखा हुआ आगे लिख रहे, द कंपनी शैल नॉट सोलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, खबरदार किसी किस्म की डोनेशन नहीं लेंगे। एंड all the assets of the company after satisfaction of all the debts and liabilities shall be transferred to another company, preferable having similar or identical object to those of the company within 90 days of the revocation of the license or such extended period as may be allowed by the commission. तो आपके जितने एसेट्स होंगे अपनी लायबिलिटीज लेस करने के बाद जो नेट एसेट्स बचेंगे वो आपने किसी दूसरे नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन को ट्रांसफर कर देने हैं, प्रेफरेबली कि जो जिस कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं वही उस कॉज के लिए, वो जैसा आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी हेल्थ सेक्टर में, और ये काम आपने 90 डेज के अंदर करना है। ये बात मैंने पहले नहीं बताई थी आप लोगों को, राइट? 90 डेज के अंदर फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ, जिस दिन आपका लाइसेंस रिवोक हो, ऑर्डर इशू हो, शो कॉज नहीं, ऑर्डर, जिस दिन आपका लाइसेंस रिवोक हो, ऑर्डर आ गया कि जनाब आपका लाइसेंस रिवोक, अब आप फर्दर चल ही नहीं सकते क्योंकि आप लाइसेंस बेस्ड कंपनी हो। समझो मेरी बात को, लाइसेंस्ड बेस्ड कंपनी का लाइसेंस खत्म, बिजनेस खत्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ऑडिट लाइसेंस की बेस पर टिकी होती हैं, ऑडिट का लाइसेंस खत्म, ऑडिट का डिपार्टमेंट खत्म, बिजनेस खत्म। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, तो फिर कुछ नहीं, फिर थोड़ी ट्रांसफर करेंगे, फिर ट्रांसफर नहीं करेंगे, फिर उनका नुकसान होंगे लोगों के, फिर लेंडर के नुकसान होंगे, लेंडर का नुकसान होगा। क्योंकि असल में नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन का स्टेटस क्या है? लिमिटेड कंपनी, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है लिमिटेड का? लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। तो बस जितनी गारंटी गिवन होगी उस हद तक मेंबर लायबल होंगे, उसके बाद नहीं। ठीक है जी सर, अगर कोई फैमिली में कोई बंदा वैसे ही एसोसिएशन हो उसकी, हाँ उसको ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या मतलब फैमिली में कोई बंदा हो, इंडिविजुअल को? नहीं, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कि मतलब फॉर एग्जांपल आप हर बंदा ही फैमिली में, या अपनी, मैं कहूँ आप लोग भी किसी हद तक अपनी जेब पॉकेट साइज के मुताबिक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करते हो। मैं सपोज होता है 100 रुपया दूं तो तुम 10 रुपये तो तुम भी देते होगे, तो ऐसे नहीं, अनलेस और अनटिल आप बाकायदा रजिस्टर्ड हैं तो उसको, बेशक वो आपका अपना ही बंदा क्यों ना हो, दे दें उसको। ट्रांसफर होने ऐसे कॉपरिंग करके किसी को कर सकते हैं या एससीसी भी करवाएगा? नहीं, आप खुद करोगे, कर सकते हो ना, किसी को भी ढूंढ के लोकेट करके कर दो, कोई इशू नहीं। ट्रांसफर करना मकसद है, लेकिन आप उसकी मैनेजमेंट में नहीं बैठ सकोगे जाके,
ऐसा नहीं है कि अपने दोस्त को ढूंढो, उसे को यार तुझे मैं एसेट देता हूँ लेकिन फिर मुझे मैनेजमेंट में भी बिठा ले, ये अलाउड नहीं होगा, ये अलाउड नहीं होगा। आगे चलते हैं जरा। कहते हैं जी 90 डेज के अंदर आपने ये काम करना है। हाउएवर a reasonable amount to meet the expenses of voluntary winding up or making an application to the registrar for striking of the name of the registered may be retained by the company। लेकिन देखो मैं अपने assets less liabilities करूंगा और सब कुछ दे दूंगा। यार कल को कुछ अखराजात तो मेरे हैं ना जो इस काम के बाद भी हैं। क्या कंपनी की वाइंडिंग अप करानी है, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी है कि मेरा नाम रजिस्टर से निकाल दो, इन सब में लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि जब मैं एसेट माइनस लायबिलिटी कर रहा हूं तो कुछ पैसे निकाल के रख लूंगा कि यार आगे जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं वाइंडिंग अप के, नाम निकलवाने के, उनमें मैं पे कर सकूं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये वो बात उसने लिखी है। क्लियर होगी बात? अब आगे चलिए। रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। फिर अगर आपको मैं अब स्केच साथ से थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने कल एक स्केच में एक चीज पढ़ी थी। अगर आपको ये याद हो तो मैंने किधर गया, यही पढ़ा था कि जब ये सारी कंप्लायंसेस हो जाएंगी तो आप क्या करोगे, विद इन 15 डेज ऑफ ऑल दीज कंप्लायंसेस आप क्या करोगे, डायरेक्टर जो है रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करेगा। सो अब हम उधर आने लगे हैं। कहते हैं आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड अबव, ये जो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स हैं 90 दिन के अंदर वाली एसेट ट्रांसफर वाली, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल फाइल विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच कंप्लायंस अ रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। तो आपने कंप्लायंस कर ली, 15 दिनों के अंदर अंदर, अगली कंप्लायंस से 15 दिनों के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर दो कि जनाब आपने जो जो कहा था हो गया, अब मुझे आगे जाने की इजाजत है। विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट बाय द रजिस्ट्रार, तुमने रिपोर्ट सबमिट की, रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर ली, अब एक्सेप्टेंस से 30 दिनों के अंदर अंदर submitted by the company, the board shall initiate necessary proceeding for the winding up of the company। अब वाइंडिंग अप स्टार्ट कर दो, आप बोर्ड ने करनी है, करो। क्या बात समझ आ रही है? वाइंडिंग अप स्टार्ट करो। अब ये वाइंडिंग अप बाय, अच्छा वाइंडिंग अप में जाके समझाऊंगा, वैसे ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, गोइंग फॉर दैट कि आप खुद जा रहे हो कि भाई वाइंडिंग अप, तो कुछ प्रोसीजर है वाइंडिंग अप के। जैसा वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है वो मेंबर्स खुद इनिशिएट करते हैं, तो ठीक है बिस्मिल्लाह कीजिए। सो बोर्ड शैल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वॉलंटरली। और अच्छा एक और वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी होती है, वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर भी होती है, अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी होती है, मतलब मल्टीपल सिनेरियोज अवेलेबल, लेकिन वो हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। हम बात करें वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होती है? मैं खुद चाह रहा हूं कि बंद कर दूं, तो यस मैं बचाएगा यार, लाइसेंस तो गया, मैंने इस खाली डब्बे का क्या करना है अब, तो मैं बंद करता हूं। So board shall initiate the necessary proceeding for winding up of the company voluntarily, or where it has no assets or liabilities, make an application to the registrar for striking of the name of the company of the registered। बेटा देखो, और where it has no assets or liability, जब net asset ही सारे ट्रांसफर कर दिए और हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, कोई एसेट ही नहीं है, तो वाइंडिंग अप में जाके क्या करना है? कुछ बचा ही नहीं हुआ, वो तो खाली शेल है। समझो बात, सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए, जितना फर्नीचर, हर चीज ट्रांसफर, क्योंकि नेट एसेट ट्रांसफर, बिल्डिंग रेंट पे दी, छोड़ दी, कुछ भी नहीं, अब खत्म है, कागजी कंपनी बची है। तो फिर वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग की बजाय डायरेक्ट जाएगा कि यार नाम निकाल मेरा, खत्म कर। क्या वाइंडिंग अप में जाओ? वाइंडिंग अप में करना क्या है? वाइंडिंग अप में यही तो करते हैं कि सारे एसेट बेचे जाते हैं, सारी लायबिलिटीज पे की जाती हैं, जो नहीं पे हो पाती उनको माफी मांगी जाती है और कंपनी को बंद करा दिया जाता है। वाइंडिंग अप यही है। लेकिन जब सारे एसेट ही ट्रांसफर कर दिए तो फिर बचा क्या पीछे? वो काम जो तुमने वाइंडिंग अप में करना था तुम उससे पहले कर चुके। क्या मेरी बात समझ पाए हो? देखो तुम लोगों के पास ये सारी बिल्डिंग और फर्नीचर पड़ा हुआ है, सपोज अब तुम्हारी वाइंडिंग अप होनी है, तो तुम क्या करोगे? ये सब चीजें बेचोगे, रियलाइज करोगे, फर्नीचर बेचोगे, व्हीकल बेचोगे, एसी बेचोगे, सब चीजें जो जो बिक सकता है उसको बेचोगे, राइट? फिर उसके बाद देखोगे किन किन की पेमेंट्स करनी है, सबको पेमेंट्स करोगे, ठीक है? ये है वाइंडिंग अप प्रोसेस। लेकिन अगर मैं कहूं तुमने ये सारे का सारा कॉलेज के ही किसी और को मुफ्त में दे दिया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? तुम्हारे भाई कुछ नहीं, तो तुम्हारी भी तो कंपनी तो फिर कागजी कंपनी रहेगी जो सिर्फ कागजों में नाम लिखा हुआ है, पीछे कुछ है ही नहीं, पीछे तो किसी एबीसी कॉलेज के पास चला गया सारा कॉलेज। तो फिर पीछे क्या, आप जाके कहोगे जनाब मेरा नाम खारिज करो,
ठीक है, आप आई कैप को जाके कहोगे जनाब मेरा नाम निकालो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं दे दिया अगले स्कूल किसी और को, मेरे पास कुछ नहीं है। तो यही वो लिखा है कि वेयर इट हैज नो एसेट्स और लायबिलिटी मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को कहेगा जनाब मेरा नाम निकाल दे। रजिस्ट्रार वो बंदा है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से लेकर कंपनी की वाइंडिंग अप तक, ये वो बंदा है, ये पुप्पी का मुंडा है हमारी, जो हमारे साथ रहेगा। कोई भी काम करेंगे एक कॉपी इसको जमा कराएंगे, कोई भी काम करेंगे एक कॉपी इसको दे देंगे। क्या बात समझ आ रही है सबको? क्या 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 दोबारा बताइए सो क्वेश्चन। लायबिलिटी क्या मिलती है, इसे क्या मुराद है बेटे? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया अभी तक बेटे। कौन देते हैं? देते हैं, क्यों नहीं देते बेटे, क्यों नहीं देते? देखो इस कॉलेज की जितनी आज वर्थ है और जितना ये सामान एक ही फर्नीचर वाले से लिया हुआ है, आज ये कॉलेज वाले उनको फोन करें यार सामान पहुंचा दो, वो बगैर एडवांस लिए सामान पूरा तैयार करके पहुंचा देंगे। कॉलेज के यार हफ्ते बाद पेमेंट ले लेंगे। बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। ऑल दो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कोई क्रेडिट पे नहीं करता, लेकिन उसके बाद आपका एक दफा ट्रस्ट बनने की देर है, जितना मर्जी बिजनेस क्रेडिट पे करो, उसमें क्या है। जैसा हमारी लास्ट कंपनी जो थी वो एक महीने में 2-2.5 करोड़ रुपए की सेल करती थी निशात को, क्रेडिट पे 30 दिन के 45 दिन के क्रेडिट पे, तो कर सकती है। क्या हो गया यार, क्या बात समझ आ रही है? बिजनेस वर्ल्ड चल रही है डेली रूटीन में। आजकल तो बिजनेस वर्ल्ड चलती ही क्रेडिट पे है। हम सर्कल में फंस चुके हैं इस वाले, हमें अब मजा आना शुरू हो गया बाइंग करके क्रेडिट पे। और इंडिविजुअल भी यही कर रहा है, कंपनी को छोड़ो, क्रेडिट कार्ड क्या भला है? अपनी जेब से ज्यादा खर्च करना हो तो क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। यही जेब होती, औकात होती तो सोचते अगले महीने खरीदेंगे, बट क्रेडिट कार्ड कहता ना ना क्या जरूरत पड़ी है, मैं हूं ना, तुम खरीदो। तो डेट सर्कल है जिसमें हम फंसते चले जाते। तो ऐसे ही है कंपनी में भी, जहाँ करंट एसेट में तुम एसेट्स रिसीवेबल लिखते हो तो करंट लायबिलिटी में लायबिलिटीज भी तो लिखते हो, एक्रूड लायबिलिटीज। होती हैं, क्यों नहीं होती पुत्र? होती हैं, लाजमी होती हैं। चलो आगे चले, ये यहां तक हो गया हमारा। आगे देखो जी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बेटा अगर ये बातें जो कंप्लायंसेस करनी है, नेट एसेट ट्रांसफर करने हैं, कंपनी कंप्लाई नहीं कर रही ऑर्डर्स को, तो क्या होगा? कमीशन कहेगा अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, मैं एक बंदा भेज देता हूं अपना। तो कमीशन में अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तुम नहीं कर रहे बंदे के पुत्र बन के ऐसा ट्रांसफर, कोई बात नहीं, एसएसीपी अपना बंदा भेज देगा और आपसे एडमिनिस्ट्रेशन ले ली जाएगी, पावर्स ले ली जाएंगी सारी लीगली। अब आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर वो ही सारा कुछ करेगा। बात समझ आ रही है? और आखिरी बात, आखिरी नहीं सॉरी, इस पेज की लास्ट बात, रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर एंड ऑफिसर। अब ये देखो, ये मजे की बात है, ये बहुत मजे की बात है। व्हेन एनी एसेट ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस रिवोक हुआ और एसेट ट्रांसफर हो गए। मैंने अपने एसेट ट्रांसफर कर दिए, गुड ने बेटे, हारिस को ट्रांसफर कर दिए टू अनदर नॉन फॉर प्रॉफिट अ कंपनी, और हारिस भी वही सेक्टर में काम करे जिस सेक्टर में मैं कर रहा हूं। द मेंबर एंड ऑफिसर ऑफ फर्स्ट मेंशन कंपनी, अपनी बात कर रहा हूं, मेरी कंपनी के ऑफिसर और मेंबर्स, और एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर, या मेरे कोई भी फैमिली मेंबर, शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन द लेटर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच। जिस दिन ट्रांसफर किए एसेट अपनी कंपनी से हारिस की कंपनी में, या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट से इस एसोसिएशन में, 5 साल तक ना मैं ना मेरे कोई फैमिली मेंबर इस कंपनी में कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ऑफिसर में सारे आते हैं, डायरेक्टर ऊपर हायर मैनेजमेंट लेयर से ऑपरेशनल लेवल मैन तक, सारे ऑफिसर की डेफिनेशन में हम आगे, बल्कि ऊपर ऑफिसर की डेफिनेशन गिवन है इसी चैप्टर के अंदर। आपके आसानी के लिए बोल रहा हूं, अभी हम पढ़ देंगे वैसे इसको भी। यहां पे देखिए, यहां पे ऑफिसर की ये लिखी हुई, ऑफिसर की डेफिनेशन इंक्लूड्स, इंक्लूड लिखा है, ये नहीं कहा यही लोग हैं, इंक्लूड, डायरेक्टर भी इसमें शामिल है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ भी, कंपनी सेक्रेटरी भी, और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर, सारे डाल दिए। जो जो पावरिंग अथॉरिटी में होगा, डेजिग्नेशन पे होगा, वो सब इसमें शामिल है। एम्प्लॉय
हाँ जॉब होल्डर जो डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं होता ना, ऑथराइज्ड नहीं होता कहीं पे, वो कर सकता है। वो तो एम्प्लॉई है, वो तो हर दफा ही ऐसे करता है। देखो और करो, आपका एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग सेक्टर का बना जा रहा है, तो आप क्या करते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में, दूसरे से तीसरे में प्रमोशन के लिए, तो एम्प्लॉय तो जाता ही जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। हाँ अगर यही डिसीजन हो, ऊपर सीईओ मूव कर रहा हो या डायरेक्टर मूव कर रहे हो, तब कंसर्न होता है कि यार इसके पास वो सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो ये लेके मूव करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है जी। अब समझिए कुछ बात, वापस आऊं जरा। सो मैंने एक बड़ी मजे की बात ये सिखाई कि इस तरह तो पता क्या होना था, वरना मैंने अपने एसेट बंद करने थे, इसको देने थे और खुद भी इधर जाके बैठ जाना था। वही बात हो गई जो पहले कर रहा था, अब मिलके कर रहा हूं। तो इसलिए मना किया गया कि ना मैं ना मेरे कोई फैमिली मेंबर 5 साल तक इस कंपनी में कोई भी ऑफिस, ये नहीं बोला मैनेजमेंट, उसने कहा कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, टू होल्ड एनी ऑफिस इन द लेटर कंपनी। क्या बात समझ आ गई? पक्की बात है। रिवोकेशन होगी तो फिर दोबारा क्यों मिलना है, फिर इन्हीं बागड़ बिल्लों को दोबारा क्यों देंगे? आप एक दफा जब उससे हो गए, ब्लैक लिस्ट हो गए एक तरह से डिपार्टमेंट के सामने, कमीशन के सामने, तो दोबारा सेम मैनेजमेंट कंपनी को, सेम पर्सन को मैनेजमेंट मिल जाए दोबारा, ये पॉसिबल, लाइसेंस मिल जाए मुश्किल है। क्या बात समझ आ रही है? चलूं, क्योंकि आप एक दफा, ये वैसे इस इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन इधर आप अभी रीजन ऑफ रेवोकेशन पढ़ो तो आपको यहां से थोड़ा सा आइडिया होगा। मैं उसके बाद आपके क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, आपने होल्ड करके रखना क्वेश्चन। रीजन ऑफ रेवोकेशन, कहता कमीशन में एट एनी टाइम बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिवोक अ लाइसेंस गारंटेड विद सच डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड। कहता है इन रीजंस की बिना पर अगर कमीशन सेटिस्फाई हो कि इनका लाइसेंस रिवोक कर देना चाहिए तो वो कर देगा। नंबर 1, the company or its management has failed to comply with any of the terms and conditions subject to which the license is guaranteed। जिन वजूहात की बिना पर मिला था ये फुलफिल नहीं कर रहे, और any of the requirements specified or any relevant regulation are not met or complied with, उसी perspective में कि कोई relevant regulation ना फुलफिल किया तब भी हम रिवोक कर देंगे। और affairs of the company are conducted in the manner prejudicial to the public interest, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ये जो काम कर रहे हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो तब भी हम इनका लाइसेंस क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे। जैसा फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो और कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के हक में बेहतर नहीं है, तो वंस अगेन हम आपके खत्म कर देंगे। द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रोसीडिंग 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स। बेटा ये बड़ी मजे की बात है, क्योंकि अभी तक आपने ना अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा है और ना ही आपने रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इसलिए सिर्फ समझा देता हूँ। मैंने कहा रजिस्ट्रार मेरी वो पुप्पी का मुंडा है जिसको हर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी भिजवानी है। तो जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाती है ना, तो तैयार होके होती हैं अप्रूव कौन करता है पाकिस्तान में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद वो जाती हैं किस मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। वहां पे शेयर होल्डर क्या करते हैं, उसे जप्फी डालते हैं, क्या, अडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल। जब अडॉप्ट हो जाती हैं, जब ये दोनों प्रोसेस से गुजर जाती हैं, बोर्ड ने अप्रूव कर दी, मेंबर्स ने अडॉप्ट कर ली, उसके बाद उनकी कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को, पुप्पी के मुंडे को भिजवा दी जाती है। क्या मेरे अब सीक्वेंस समझ आया? थोड़ा सा बहुत लेमैन अंदाज समझ आया, ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको लेके चलना है। अभी सिर्फ मैंने आपको हल्का सा एक माइलस्टोन्स बता रहा हूं कि क्या क्या है। क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, उससे पहले एक और काम किया जाता है, क्या भला, ऑडिट कराया जाता है। ऑडिटर, चलो वो अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि वो हमने पढ़ना है। हाँ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन की करवाया था, हालांकि उन्हीं का काम किया हुआ सारा कुछ। हम बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि भाई उन्होंने काम किया, अब उनसे साइन क्यों करा रहे हो? इसीलिए कि मैं ये उनसे लिखवा रहा हूं कि लिख साइन कर कि ये इसकी जिम्मेदारी तेरी है। ये जो फिगर्स तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एसेट लिखा है, लायबिलिटी लिखी है, इनकम लिखा है, एक्सपेंस लिखे हैं, इसकी जिम्मेदारी कबूल कर। यही वजह है कि वो हर पेज साइन करता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स का आखिरी पेज, हर पेज पे उसके साइन होंगे। हम कहते हैं जो तू कह रहा है ना
कबूल करके तू इसकी जिम्मेदारी लेता है। हम इवन के अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी बीइंग ऑडिटर ये लिखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, हमारी नहीं है, हमने ऑडिट किया है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हमने अकाउंट्स नहीं बनाए, हम जिम्मेदार नहीं है। और हो सकता है हमारे ऑडिट में सारी चोरी पकड़ी ना जाए, भाई हम काम करते हैं सैंपल बेसिस पे। देखो एक कंपनी में गए, उसकी ट्रांजैक्शन है एक साल की से 5,000 सेल की ट्रांजैक्शन, हम 5,000 नहीं देखते, हम मैक्सिमम उसमें से 300-400 देखते हैं, 500 देख लेंगे, 500 की बेस के ऊपर अपना ओपिनियन सेट करते हैं। सैंपलिंग एक कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह आप ऑडिट में जाके सैंपलिंग टेक्निक पढ़ोगे, सैंपलिंग बेस पे। तो फिर मैं 100% अश्योरेंस कैसे दे सकता हूं? दे ही नहीं सकता। मैं 100% कह सकता हूं किसी चीज, अच्छा मैंने वॉचर चेक किए, सेल इनवॉइस चेक की 500 आउट ऑफ 5,000, क्या मैं 100% कह सकता हूं नहीं सर सब कुछ ठीक है? नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि काम ही पूरा नहीं किया मैंने, तो काम ही सैंपल पे किया। तो फिर मैं ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करता हूं? मैं ओपिनियन भी ऐसी एक्सप्रेस करता हूं कि इन माय ओपिनियन सब कुछ ठीक है, ट्रू एंड फेयर, रिजनेबल अश्योरेंस देता हूं, एब्सोल्यूट नहीं देता। इसीलिए समझा रहा हूं कि मैं 100% तस्दीक नहीं कर रहा होता, लेकिन लॉ मुझे इजाजत देता है रिजनेबल की, कहते ही ऐसे है, ठीक है, ISA कहते ही ऐसे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की बात कर रहा हूं। वापस आऊं, अच्छा तो सीक्वेंस क्या है? बोर्ड अप्रूव करता है, उसके बाद जाते हैं जनरल मीटिंग में, मेंबर अडॉप्ट करता है, और उसके बाद एक कॉपी चली जाती है रजिस्ट्रार में। अगर 2 सालों की कंसेक्टिव कॉपी जमा नहीं हुई तो मतलब अकाउंट्स नहीं बने, क्योंकि वरना बने होते तो आप जरूर जमा कराते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जब मेरे पास एक कॉपी पड़ी है तो मैं रजिस्ट्रार को क्यों नहीं भिजवाऊंगा यार? कंप्लायंस है, हर कंपनी भिजवाती है। हाँ मैंने अगर फॉर एग्जांपल अप्रूव नहीं कराए, अडॉप्ट नहीं कराए, मीटिंग नहीं हुई, तो मैं अकाउंट्स भी जमा नहीं कराऊंगा। तो वो कहता है अगर 2 पिछली कंसेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुई रजिस्ट्रार के साथ, आपका लाइसेंस गया, रिवोक होने चला जाएगा। क्या बात समझ आ रही? हाँ, शो कॉज वो सबका सेम है, शो कॉज नोटिस जाएगा, उसके बाद दलाइल सुने जाएंगे और देन आपको रिवोक किया जाएगा। तरीका वही है। ये अब मैं रीजंस पढ़ रहा हूं, किन वजूहात की बिना पर रिवोकेशन होती है, ठीक है। और एक और चीज लिखी हुई है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या होती है इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में जाकर बताऊंगा, यहां नहीं समझ पाओगे एनुअल रिटर्न क्या चीज है। एक डिक्लेरेशन है, जिसमें मैं कहता हूं, आप लोग कहते हो ना ये टैक्स रिटर्न, तो टैक्स रिटर्न क्या चीज है? डिक्लेरेशन। रिटर्न इज एक्चुअली द डिक्लेरेशन, आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। लाइकवाइज एनुअल रिटर्न इज एक्चुअली द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी। एक स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके जमा करा देते हो, उसे बोलते हैं एनुअल रिटर्न। जी बिल्कुल, मैंने टैक्स रिटर्न इसलिए नहीं बोला, वो नहीं बोला, मैंने बोला रिटर्न। रिटर्न मीन डिक्लेरेशन। उससे फायदा ये होता है मैं कि इसमें टैक्स जैसी कोई चीजें नहीं है, इसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, मेरे डायरेक्टर कौन है, लीगल एडवाइजर कौन है, मेंबर कौन है, मेरी कंपनी की डेट, ये सब चीजें कुछ मोटी मोटी आप उस फॉर्म्स में लिख देते हो। क्या बात समझ आई? चलो अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहते हैं और द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट, sovereignty and integrity of Pakistan, the security of the state and friendly relation with foreign states। आपने इनमें से भी कोई हरकत की है? बड़ी आसान सी बात है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और the number of member is reduced below 3। आप मुझे याद करो, मैंने आपको कहा था SMC के अंदर जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी थी, तो SMC में कितने मेंबर होते हैं? 1। और प्राइवेट कंपनी में 2। मैंने कहा था पब्लिक का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने कहा था याद रखना 3 होते हैं। याद आया? ये इस वजह से कि कुछ 3 का लफ्ज हटा दिया गया हुआ है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो इस बात को फोर्स करते हैं कि लिमिटेड कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं। सो द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड बिलो 3 से कम हुए तो तब भी आपकी रेवोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लो जी अगली बात, और कहता है द कंपनी इज, यानी अभी वही रीजन चल रही है, company is conceived or brought forth for or has been carrying on unlawful। इतनी मुश्किल लाइन लिखने का जरूरत ही नहीं थी, आप ये लिख देते company is carrying on, has been carrying on, is or has been carrying on unlawful or fraudulent activity। क्या बात समझ आ रही है? और run and managed by the persons who fail to maintain proper and true accounts, भाई ठीक है, और दे कमिट फ्रॉड, मिसफिसेंस और मॉलफिसेंस इन रिलेशन टू द
कंपनी। वंस अगेन ट्रू एंड प्रॉपर, मतलब जो बंदे चला रहे हैं, ड्राइवर जो हैं, वो ही फ्रॉडी हैं। बात समझ आ रही है? अब खुद सोचो, जो बंदा फ्रॉडिया था, एक एसोसिएशन डुबो देगा, अगली बार उसे एसोसिएशन क्यों बनाने देंगे? उसके खिलाफ लीगल केस चलेगा बाकायदा, ठीक है? तो वैसे ही हाईलाइट हो जाएगा इश्तिहारिया, ठीक है? तो उसके बाद अगली बार लाइसेंस अप्लाई करने जाएगा तो डाउटफुल हो जाएगा, नहीं मिलेगा लाइसेंस, ठीक है? उस तरह तो फिर ये मजाक बन जाएगा ना कि एक कंपनी डुबो और उसका बेड़ा गर्क करो, दूसरी कंपनी के लिए शुरू हो जाओ। इधर से डोनेशंस ली, मिसयूज की और तबाह हो गए, लाइसेंस फारिग हुआ, अगली खोल के बैठ गए। क्या बात समझ? जी जी ये तो हाँ, क्यों नहीं रहेगा? लोग बहुत कमाल के फ्रॉडी हैं बेटा। जो बंदा डोनेशन दे रहा है, समटाइम वो आपको आपके फेस पे दे रहा होता है। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि अखुवत जो है वो इस वक्त डॉक्टर अमजद साहब उनका फेस है। लोग डॉक्टर अमजद साहब के फेस के ऊपर डोनेशंस दे रहे हैं, बेतहाशा करोड़ों में दे रहे होंगे शायद। मैं ये भी बात एक दफ़ा कही थी कि अमजद साहब ने किसी आगे और को आगे आने भी नहीं दिया। असूलन उन्हें अपना कोई वहाँ पे अखुवत का नॉमिनेटेड पर्सन मज़ीद आगे प्रोमिनेंट करवाना चाहिए, ताकि अगली बार देखो, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं। अगर अमजद साहब जाएंगे, बहुत सी डोनेशंस भी चली जाएगी, तो जो आपने सेटअप इतने खूबसूरत चलाए हुए हैं वो कैसे चलेंगे कल को? से फॉर एग्जांपल आपका सेटअप चलता है 3 करोड़ पर मंथ पे, तो 3 करोड़ कहाँ से आएगा डोनेशन अगर कल को ना आई तो फिर मेरा मानना ये है, जिस तरह ईदी फाउंडेशन भी अगर आप गौर करो, तो अब वो जो एक फेम था या जो चीज़ थी, वो ईदी साहब के जाने के बाद बहुत कम हो गई है। रीज़न क्या है? वो फेस थे, ऑर्गेनाइजेशन का फेस। तो इस तरह समटाइम ऑर्गेनाइजेशन के फेस होते हैं लोग, तो लोगों को मिल रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन नहीं आ रही होती। तो मैं अगर कहीं और चला जाऊंगा, मैं कहूँगा यार आप वहाँ ना भेजना, मुझे भेज दो, तो आप मुझे ही भेज रहे हो, ठीक है? ये पॉइंट होता है जी। ये तो रिस्ट्रिक्शन एमपीओ के लिए है कि अगर उसने किसी ने मैनेजमेंट में फ्रॉड किया तो उसका लाइसेंस कैंसिल है, वो दोबारा नहीं ले सकता। हाँ, अगर किसी प्राइवेट कंपनी के मैनेजमेंट ने फ्रॉड वगैरह कर दिया तो वो तो इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं ना। नहीं मैं वैसे हाँ बोल रहा हूं। अगर वो दोबारा किसी कंपनी में जाके मैनेजमेंट बनना चाहे तो हाँ, यस, बट देखो ना, अब मैं एक बात बताता हूँ, जो टची एरियाज है ना, उनमें लिखा हुआ है कि नहीं बन सकते। जिस तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है ना, जिस तरह आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, ये एनबीएफसीज में फॉल कर जाती हैं। आपकी लीजिंग कंपनीज हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं आपके, ये सब हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर मैनेजमेंट ने काली भेड़ निकली, ठीक है, तो अगले 5 साल तक किसी एनबीएफसी को हाथ नहीं लगा सकती। वहां पे लिखा हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी की, आपका जो क्वेश्चन था कि प्राइवेट कंपनी में एक बंदा फ्रॉड कर लेता है, कल को फिर किसी कंपनी में बैठा कुछ कर रहा होगा, चला रहा होगा कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मास्टर टाइल्स इस्लामिक इंडस्ट्री ने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्टर हो गए, साथ ही नई कंपनी खोल दी, फिर उसमें भी फ्रॉड करने की कोशिश की, ठीक है, जो भी किया, लेकिन कंपनी तो खोल ली ना उन्होंने। तो मेरा मानना ये है कि क्या कहते हैं, ये प्राइवेट कंपनी में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लॉ कहीं मना नहीं करता। हाँ, एनबीएफसी रेगुलेशन में लिखा हुआ है, तो वहां पे फिर गला दबा दिया जाएगा, वहां पे नहीं कर पाएगा, ठीक है? लाइसेंस रिवोक बंदे के खिलाफ लीगल एक्शन, क्या मतलब मुझे समझ नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, तो होगा, क्यों नहीं होगा? अगर वो इन्वॉल्व है तो। अगर वो इन्वॉल्व ही नहीं है, जैसा 2 फाइनेंशियल नहीं जमा कराई, तो फिर तो कंपनी के खिलाफ होगा ना, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उसके खिलाफ क्यों कर रहे हो? बात समझो जरा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी तो है, मेंबर के खिलाफ क्यों कर रहे हो? हाँ, मेंबर अगर किसी गलत चीज में इन्वॉल्व है तो करो मेंबर के खिलाफ। बात समझे? इधर कंपनियां कोई गलत हरकत करती हैं तो नोटिस किसको जाता है? कंपनी को, नेस्ले को, किसी को भी, यूनिलीवर को, मेंबर को तो नहीं जाता ना। तो यही पॉइंट है। हाँ, मेंबर इन्वॉल्व है, फिर मेंबर को जाएगा। चलूं आगे, अगला पार्ट है जी, run and managed by the person who are involved in terrorist financing और money laundering activities. Once again, अब मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूँ। हालांकि ये एसोसिएशन में बात लिखी हुई है कि भाई आपका लाइसेंस रिवोक होगा अगर आप टेररिस्ट या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो। मैंने एक कंपनी थी नोबल एक्सचेंज, वो उनके डायरेक्टर्स जो थे वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। जिस दिन पकड़े गए थे
उसके महीने बाद वो कंपनी, या महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो कंपनी बंद हो गई थी, क्योंकि डायरेक्टर इन्वॉल्व थे, कंपनी इन्वॉल्व थी, उन्होंने कंपनी बंद कराई, डायरेक्टर भी बंद किए। ठीक है, तो यस आफ्टर इफेक्ट्स ऊपर आते हैं कंपनी पे, तो कम इसका भी रेवोकेशन, लाइसेंस रिवोक होगा। लो जी अगली बात, managed by the person who refused to act according to the requirement of the memorandum and article or the provision of Companies Act, or failed to carry out the direction or decision of the commission or registrar given in the exercise of the power conferred by Companies Act। वही बात है कि जो लोग चला रहे हैं वो मेमोरेंडम नहीं मान रहे, आर्टिकल नहीं मान रहे, कंपनी की प्रोविजंस नहीं मान रहे, जो डायरेक्शन डिसीजंस कमीशन ने किए हुए हैं वो नहीं मान रहे, रजिस्ट्रार्स की और द रजिस्ट्रार गिवन, और रजिस्ट्रार ने जो पावर्स अपनी जो डायरेक्शंस दी हुई हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मतलब इंसान के बच्चे नहीं है, तो रिवोक क्या, लाइसेंस क्या होगा, रिवोक होगा। और आखिरी बात, नॉट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस और इज़ नॉट इन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर। अच्छा, कंपनी तो रजिस्टर करा ली है, एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर है, लेकिन चला नहीं रहे, खाली बना के रखी हुई है, तो 1 साल तक अगर बगैर किसी एक्टिविटी के पड़ी रही तो तब भी लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा। और आखिर में एक पॉइंट जो पावर सेक्शन है वो ये लिखा हुआ है, इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड। ये इतना पावरफुल है कि अगर किसी भी इनमें से रीज़न ना हो, लेकिन कमीशन को लगे यार ये नहीं ठीक है, ये इक्विटेबल नहीं है कि इनको चलने दिया जाए, तो वो लाइसेंस रिवोक कर देगा। क्या बात समझ आ रही है? ये ओपन सेक्शन है, ये पावर सेक्शन है, जिसमें कमीशन को इख्तियारात दे दिए कि तुझे रीज़न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुझे लगे कि यार इनका लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए था, कर दे। बात समझ आई है? नेक्स्ट, ये हो गया जी, इसके साथ ही ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। प्लीज़ एक काम करो, बिफोर आप लोगों की भी क्लास है आगे, बस ये एक घर से काम करना है, एग्जाम्पल 15 और क्वेश्चन नंबर 7, एक ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, और 8, ये 3 करके आने हैं प्लीज़, ठीक है? 9 भी कर लीजिएगा, बल्कि छुट्टी है ना आगे, नहीं आगे हफ्ता है बल्कि, ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लीजिएगा, कोई नहीं, आसान से हैं, इसी टॉपिक से रेलिवेंट है, ठीक है जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको आसान फरमाए। थैंक यू।